हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री एजुकेशन 2.0। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 का जो सीरीज स्टार्ट हुआ था उसका पार्ट 4 कंटिन्यू करेंगे। प्रत्येक पार्ट में 25 क्वेश्चन लिया जा रहा है। हर क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस करें ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन समझने में परेशानी ना हो और कोई भी क्वेश्चन रटना ना पड़े। दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? अगर किसी भी प्रश्न का आंसर आपको मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोहा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः लोहा धातु का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, चुंबकशीलता का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकशीलता का मात्रक जो होता है वो हेनरी पर मीटर होता है। हेनरी पर मीटर होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चुंबकशीलता का मात्रक क्या होता है, तो हेनरी पर मीटर होता है। दोस्तों, एल्यूमिनियम की चुंबकशीलता लोहे से कम होता है। एल्यूमिनियम की चुंबकशीलता जो है वो लोहा से कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाले उपकरण का नाम क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए मीटर। विद्युत धारा को मापने के लिए काम में आने वाले उपकरण का नाम ए मीटर है। बात करते हैं वैरोमीटर के बारे में। तो वैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायु दाब मापा जाता है। वैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। अल्टीमीटर के बारे में बात करते हैं तो अल्टीमीटर से मापा जाता है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापा जाता है। दोस्तों, बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी के बारे में, एनीमोमीटर है। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हवा की गति मापा जाता है। हवा की गति मापा जाता है एनीमोमीटर से। ठीक है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। दोस्तों, जितने भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ वो अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है। जैसे इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए मीटर। लेकिन जितने भी मैं 3 ऑप्शन के बारे में चर्चा किया ये तीनों अपने आप में एक क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, माइका यानी अभ्रक किस काम में लाई जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत उद्योग में लाई जाती है। अभ्रक जो है विद्युत उद्योग में काम में लाई जाती है। दोस्तों, विश्व में सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन भारत में होता है। विश्व में सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन भारत में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हैजा का क्या कारण है? तो हैजा का कारण है जीवाणु। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। हैजा विब्रियो कालेरी, ठीक है ना। हैजा जो है विब्रियो कालेरी नामक जीवाणु द्वारा होता है। इसका संक्रमण खाने की वस्तुओं तथा मक्खियों द्वारा होता है। उल्टी एवं दस्त इस रोग के लक्षण हैं। उल्टी, इसका लक्षण क्या है? हैजा रोग का लक्षण क्या है? तो उल्टी एवं दस्त। ठीक है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल का एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोयला गैस। कोयला गैस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कोयला गैस। दोस्तों, कोयला जो है वो पेड़ पौधे तथा जीवों के जीवाश्म का ही रूप है। ठीक है, कोयला जो है पेड़ पौधे तथा जीवों के जीवाश्म का ही रूप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, संवेग की वही इकाई है जो डैश की इकाई है। दोस्तों, संवेग की वही इकाई है जो आवेग की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। संवेग और आवेग का इकाई जो है दोनों का इकाई सेम है यानी बराबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान हो जाता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर यानी सेंटर पर जी का मान 0 हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान जो है वो घट जाता है। केंद्र पर 0 होता है, ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घट जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने से जी का मान बढ़ता है तथा घूर्णन गति बढ़ने से जी का मान घटता है। दोनों में उल्टा संबंध है। घूर्णन गति एवं जी में उल्टा संबंध है। अगर घूर्णन गति पृथ्वी का बढ़ता है तो जी का मान घटेगा। अगर घूर्णन गति घटता है तो जी का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट एक ध्यान में आप रख लीजिएगा। पृथ्वी तल पर ध्रुवों पर जी का मान महत्तम तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। पृथ्वी तल के ध्रुवों पर जी का मान महत्तम यानी सबसे अधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम यानी सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रत्यावर्ती वोल्टता के परिणाम को घटाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला ट्रांसफार्मर है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। प्रत्यावर्ती वोल्टता के परिणाम को घटाने के लिए यहाँ पे बोला गया है। ठीक है ना, घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला ट्रांसफर क्या है? तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर।
ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर ऐसा उपकरण है जिससे बिना विद्युत शक्ति नष्ट किए हुए प्रत्यावर्ती धारा के विद्युत वाहक बल का मान घटाया या बढ़ाया जा सकता है। घटाया या बढ़ाया जाता है। ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, उस विद्युत धारा को जो नियत समय पर अंतराल के बाद अपनी दिशा बदल लेती है इसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। प्रत्यावर्ती धारा बोले तो अल्टरनेटिंग करंट, जिसको शॉर्ट में आप एसी बोलते होंगे। अल्टरनेटिंग करंट इसका फुल फॉर्म होता है, इसका हिंदी होता है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा किसको बोलते हैं? ऐसी धारा जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ बदलते हैं प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है, यानी अल्टरनेटिंग करंट कहलाती है। ऐसा धारा जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ बदलते हैं प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टता को स्थिर करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली युक्ति है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ट्रांसफार्मर युक्ति है। ठीक है, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो उच्च एसी को, एसी बोले तो अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा, उच्च एसी को निम्न एसी में तथा निम्न एसी को उच्च एसी में बदल देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, खगोलीय पिंडों का अवलोकन करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला यंत्र है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टेलीस्कोप। खगोलीय पिंडों का अवलोकन करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला यंत्र कौन सा है? तो टेलीस्कोप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ओजोन परत का कार्य क्या है? ओजोन परत का कार्य क्या है? नीचे भी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यह सूर्य की हानिप्रद पराबैंगनी किरणों को फिल्टर करती है। यह सूर्य की हानिप्रद पराबैंगनी किरणों को फिल्टर करती है। दोस्तों बात करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रयोग से ओजोन की क्षति होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रयोग से ओजोन की क्षति होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1 गैलन यानी यूएस गैलन का मान कितना होता है? 1 गैलन यानी यूएस गैलन का मान कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3.875 लीटर होता है। 3.875 लीटर 1 गैलन का मान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापी जाती है? कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिट्स से मापी जाती है। कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा होता है एनालॉग कंप्यूटर, और तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर यूनिवेक है। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो यूनिवेक है। ये आप ध्यान में रख लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, साइटोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। जितने भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है, इसको ध्यान में रखते चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 31। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका और 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती है। पाई जाती है, ठीक है ना। मेरुदंड से कितनी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। तंत्रिका उत्तक की इकाई को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तंत्रिका उत्तक की इकाई को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं।
किसको कहते हैं? तो तंत्रिका ऊतक की इकाई को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है? प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है? तो मेरुदंड में है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन मेरुदंड में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसकी जरूरत नहीं है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 का जरूरत नहीं है, यानी डाई ऑक्सीजन का जरूरत नहीं है, डाई ऑक्साइड का जरूरत नहीं है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने 5 आवश्यक है, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हरित लवक कहने का मतलब क्लोरोफिल हो गया, और हरित लवक तो क्लोरोफिल हो ही गया, और सूर्य का प्रकाश। ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये सभी आवश्यक है, और एक पानी भी हो गया। ठीक है, एक पानी भी हो गया। तो ये जितने भी मैं अभी समझाया आपको ये सभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ज़रूरत होती है। ठीक है, और ये O2 जो है ये ज़रूरत नहीं पड़ती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। ठीक है, O2 ज़रूरत नहीं पड़ती है, बाकी सब ये सब ज़रूरत पड़ती है। और इसमें एक पानी भी इंक्लूड कर लीजिएगा, सूर्य का प्रकाश, CO2, हरित लवक और एक पानी। हरित लवक को ही क्लोरोफिल बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सीमेंट में सेटिंग के समय को नियंत्रित करने हेतु मिलाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिप्सम मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, जिप्सम मिलाया जाता है। सीमेंट में सेटिंग के समय को नियंत्रण करने हेतु जिप्सम मिलाया जाता है। दोस्तों 2 से 3% जिप्सम डालकर सीमेंट की जमने की दर में वृद्धि की जाती है। कितना? 2 से 3%। इसका प्रयोग सबसे पहले 1824 में, इसका प्रयोग सबसे पहले 1824 ईस्वी में जोसेफ एस्पीडन द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में जो पादप हार्मोन नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्टिसोन है। वह क्या है? कार्टिसोन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, साइक्रोमीटर से क्या मापा जाता है? साइक्रोमीटर से क्या मापा जाता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वायुमंडलीय आर्द्रता मापा जाता है। वायुमंडलीय आर्द्रता मापा जाता है साइक्रोमीटर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में अंत में ग्लूकोज बदलता है। अंत में ग्लूकोज बदलता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाइरूबिक अम्ल में। पाइरूबिक अम्ल में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में अंत में ग्लूकोज बदलता है, पाइरूबिक अम्ल में बदलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, पल्मोनरी शिरा निम्नलिखित रक्त का संचार करती है। पल्मोनरी शिरा निम्नलिखित रक्त का संचार करती है। तो हृदय से शुद्ध रक्त का संचार करती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, हृदय से शुद्ध रक्त का संचार करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी यानी इंडोक्राइन तथा बहिस्रावी यानी एक्सोक्राइन दोनों की भांति कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय यानी पैनक्रीज। अग्नाशय कहे तो पैनक्रीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, जो कि क्वेश्चन आपके लिए है। आपके लिए क्वेश्चन है, 18 कैरेट सोने में सोना का प्रतिशत कितना होता है? कितना होता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड ईजी क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लिया। इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर हो सके तो इसका 2 लाइन का तो सॉल्यूशन है, एक बार ऐसे लिखिएगा, एक बार ऐसे लिखिएगा, तो दोनों सॉल्यूशन हो जाएगा। तो वो भी आप डाल दीजिएगा, वो भी बेटर होगा, ताकि मैं भी समझ सकूं कि आपको कितना डिटेल में कोई चीज़ मालूम है। वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं पसीना बहा कर गर्मी में आप सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।